गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, अगर हम उसके बारे में बात करें, दैट वाज एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, यानी किसी भी करंट कैरिंग लूप के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बारे में हमने बात की थी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। और बच्चों, इसके अंदर हमने किसी भी करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था और उसके मैग्नीट्यूड कितना आया था, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। B इक्वल टू μ0 अपॉन 2 I अपॉन R। ये था किसी भी करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिएगा, आज हम बात करेंगे कि उस करंट कैरिंग लूप के एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो आज का टॉपिक है दैट इज एट एक्सिस ऑफ ए लूप, यानी उस लूप के एक्सिस के ऊपर हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अब देखिएगा, समझने की कोशिश करना। मान लेते कि ये कोई करंट कैरिंग लूप है, ये हमने एक लूप लिया है जिसके अंदर तो देखिएगा, हम सबसे पहले एक करंट कैरिंग लूप कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई करंट कैरिंग लूप है जिसके अंदर मान लेते हैं कि जो करंट I है वो फ्लो हो रहा है, किस तरह से, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। हमने माना कि ये इसका सेंटर O हो गया, क्लियर। और एक पॉइंट हम P कंसीडर करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर O से ये पॉइंट P हो गया, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। और मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये यहां से x डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, x। और हम मान लेते हैं कि इस लूप की जो रेडियस है वो कितनी है, r मान लेते हैं। क्लियर बच्चों? देखिएगा, ये जो करंट कैरिंग लूप है ये इस तरह से रखा हुआ है, YZ प्लेन के अंदर रखा हुआ है इस तरह से। और जो इसके सेंटर से पॉइंट P है x एक्सिस के अराउंड, जहां पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो सर्कुलर लूप है वो इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है ना। और उसके अंदर जो करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। क्लियर हो? तो इस सर्कुलर लूप की वजह से इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखिएगा बच्चों, आपको पता है कि बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं तो वो किसकी वजह से कंसीडर किया जाता है, एज ए करंट एलिमेंट dl की वजह से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर एक करंट एलिमेंट है dl। ये जो करंट एलिमेंट dl है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, सेम एज डायरेक्शन ऑफ ए करंट, यानी dl की डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन में होती है। तो देखिएगा, इस पॉइंट पर जो करंट है, अगर हम इस स्मॉल डिस्टेंस dl की बात करें तो यहां पर करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है, इस तरह से, यानी तो dl की डायरेक्शन भी कैसे होगी, इस तरह से dl की डायरेक्शन होगी। क्लियर? और हम मान लेते हैं कि इस dl से ये जो पॉइंट है P, ये कितनी दूरी पर है, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल r। क्लियर जो, यानी ये पॉइंट P है, इस dl से कितनी दूरी पर होगा, r पर होगा। तो बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है dB वो कितना होता है, μ0 अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन
आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा ये जो साइन थीटा होता है ये कौन सा एंगल होता है, डीएल और डिस्टेंस आर के बीच का एंगल। क्लियर, तो देखिएगा यहां पर डीएल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, और डिस्टेंस आर कौन सी होगी, ये वाली। देखो डिस्टेंस हमेशा डीएल से ली जाती है। जब हम वायर की बात करते हैं, जो वायर की बात की थी जो डीएल, तो यहां से जो डिस्टेंस पी की ली थी ये हमेशा डीएल से कंसीडर करनी है, ना कि आपको सेंटर से। क्लियर बच्चों, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अब देखिएगा ये जो एंगल है आर और डीएल के बीच में ये कितना होगा, 90 डिग्री। कैसे देखिएगा, इसको समझाते हैं कि ये 90 डिग्री क्यों होगा। देखिएगा आपका जो लूप है वो इस तरह से रखा हुआ है। क्लियर, लूप इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो डीएल है, जो टॉप पर एग्जिस्ट कर रहा है डीएल, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इस तरह से। क्योंकि जो डीएल है उसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है। क्लियर, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस तरह से। और जो आर है, स्मॉल आर है, वो क्या है, इस वाली एक्सिस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट पी है। मान लेते हैं इसका जो एक्सिस से पास हो रही है, यानी सेंटर से जो लाइन पास हो रही है उसका पॉइंट पी, उसके साथ ये आर है। क्लियर बच्चों, तो देखिएगा ये डीएल हो गया और ये क्या हो गया, आर हो गया। अब देखिएगा आर चाहे आप यहां लीजिए, चाहे कितनी दूर लीजिए या कितना पास लीजिए, ये वाला एंगल हमेशा कैसा रहेगा, 90 डिग्री। यानी इस वाले एंगल के ऊपर इस आर की पोजीशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये काफी दूर है तब भी ये 90 डिग्री रहेगा, ये दोनों एंगल। अगर ये पास है उस केस में भी एंगल कैसा रहेगा, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कैसा रहेगा, 90 डिग्री। यानी यहां से हम थीटा कितना हो सकता है, 90 डिग्री। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सिंस एंगल बिटवीन DL and R equal to 90 डिग्री। सो dP कितना हो गया, म्यू 0/4 पाई I dl sin 90 कितना होता है, 1/r²। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। तो समझिएगा यहां से जो डीएल है और आर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसका रीजन मैंने बता दिया आपको कि डीएल हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगा सर्कल, इसके लिए, और आर कैसे है, इस तरह से। तो ये वाला एंगल चाहे आप आर पास ले या दूर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एंगल हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री। क्लियर, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो ये क्या होगा, इसका एक्सिस हो गया, और डीएल की डायरेक्शन कितनी होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो इस एक्सिस के साथ अगर हम ये एंगल बात करते हैं, ये कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, यही भी थोड़ा कंफ्यूज होते रहते हैं। अब देखिएगा इस डीएल की वजह से, इस डीएल में जो करंट है वो इस तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, इस डीएल की वजह से अगर हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करें बच्चों, वो कितनी होगी, देखिएगा करंट कितना है इसके अंदर, आई है। तो देखिए करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। अब देखिएगा हम अगर यहां से पाम रूल लगाते हैं या राइट हैंड थंब रूल, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर इस तरह से, यानी इस पॉइंट पर जो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉइंट पी पर, वो कैसे होगी, इस तरह से होगी, डीपी। क्लियर, क्योंकि देखिएगा यहां से अगर हम लगाते हैं तो यहां इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ होगा, इस वाले डीएल के लिए। क्लियर, अगर हम एक डीएल यहां पर भी कंसीडर करें, मान लीजिए डीएल यहां पर भी है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो इसके लिए अगर ये जो डीएल है ये भी आर डिस्टेंस पे होगा, ये आर डिस्टेंस पर होगा, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे हो जाएगी, इस पॉइंट के लिए इस तरह से। क्लियर बच्चों, तो ये दो डिफरेंट कंपोनेंट की वजह से क्या होगा,
इस पॉइंट पर हमने दो मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लिए। देखो हमें यूज एक ही करना है, लेकिन हमने दो क्यों किए? क्योंकि हमें जो रिजल्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करना है। अब देखिएगा, ये वाला एंगल 90 है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है इसको हम फाई मान लेते हैं, तो ये वाला एंगल कितना होगा? फाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो यहां से एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे। अब देखिएगा, ये वाला जो r है, ठीक है ना, dB का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर हम कंसीडर करते हैं, यहां पर ये dB का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया और ये इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। इसी तरह से इस वाले dB का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया और ये इस तरह से। क्लियर? अब देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको पता है कि ये वाला कोण कितना होगा? ये फाई है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस फाई। देखो हम पढ़ते हैं कि जो dl वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं dl into r, ये लिखते हैं ना, तो ये किसके बराबर होता है? यहां से वापस में अगर मैंने बायो सावर्ट का वेक्टर फॉर्म लिखता हूं, dB इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I dl into r अपॉन r3, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है ना। यानी आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई है dl into r, तो इनका रिजल्टेंट भी क्या होगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, dl के भी परपेंडिकुलर होगा और r के भी परपेंडिकुलर। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है B, वो किसके परपेंडिकुलर होगा? dl के भी, और मैग्नेटिक फील्ड B है वो किसके परपेंडिकुलर होगा? r के भी परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी प्लेन के अंदर x y है तो रिजल्टेंट उनका किस एक्सिस पर होगा? z एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है ना, जिसको हम कंसीडर करेंगे। देखिएगा, अब ये वाला फाई है, देखो ये दोनों ऑलरेडी 90 है, ये वाला फाई हो गया, तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस फाई। क्लियर? अब देखिएगा, ये जो एंगल है ये भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि जो dB है वो r के भी परपेंडिकुलर होता है, यानी ये कंप्लीट 90 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा यहां पर बच्चों? दैट विल बी 5। समझ में आया? देखो वापस से बताता हूं, ये r के लिए हो गया, ये dB हो गया, और ये क्या हो गया? उसका एक कंपोनेंट। अब देखिएगा, ये वाला जो एंगल है dB हमेशा l के साथ, यानी dB हमेशा dl के साथ क्या होता है? 90 डिग्री पर, यानी ये वाला एंगल है वो कितना हो गया? 90, ये कंप्लीट। हमने इस वाले एंगल को फाई माना है, तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस फाई। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिएगा, r और dB ये भी एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी हमने इसको क्या मान लिया है? जब ये परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस फाई है, तो ये भी कितना हो जाएगा? फाई। यानी ये कंपोनेंट कौन सा हो गया? dB cos फाई इस वाले के लिए, और ये कौन सा हो गया? dB sin फाई। क्लियर बच्चों? इसी तरह से अगर आप इस कंपोनेंट के लिए बात करें, तो ये कौन सा हो जाएगा? dB cos फाई, क्योंकि ये एंगल कितना बचेगा आपके पास? फाई बचेगा, और इधर ही कौन सा हो जाएगा? dB sin फाई। देखो मैं इसको यहां पर समझाता हूं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा। देखिएगा, अगर हम इस पॉइंट P की बात करें, ये पॉइंट P है, इसके ऊपर ये R आ रहा है, ये डिस्टेंस कौन सी है? R है, क्लियर, और ये X वाली है, और यहां पर क्या है? DL है, ये DL की डायरेक्शन है। आपको पता है कि जो dB होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किसके परपेंडिकुलर होती है? करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर होती है। क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के भी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो देखिएगा, इस dl का परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये वाला हो गया,
क्लियर। अब देखिएगा, और ये जो नीचे वाला जो डीएल है, इस वाला अगर हम इस वाले डीएल की बात करें तो इसके लिए कौन सा हो गया, ये डीबी परपेंडिकुलर हो गया। ये डीबी क्या है, इस डीएल और इस डीएल की वजह से इन पॉइंट पी पर जो दो डीएल हमने कंसीडर किए उन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिएगा बच्चों, अगर हम इसको थीटा मानते हैं, अगर ये हमने थीटा माना है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर। अगर हमने इसको थीटा माना है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर। अब देखिएगा जो रिजल्टेंट बी है वो किसके परपेंडिकुलर होता है, आर के भी परपेंडिकुलर होता है, यानी ये कितना हो गया, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, ये कितना बचेगा वापस से थीटा, यानी ये dB cos थीटा हो गया, क्योंकि थीटा वाला हमेशा cos होता है, और ये वाला इस डायरेक्शन में कौन सा हो गया dB sin थीटा। क्लियर। इसी तरह से अगर नीचे वाले के लिए बात करें तो नीचे वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, एक dB cos थीटा और इसी डायरेक्शन में dB sin थीटा। क्लियर बच्चों। तो देखिएगा यहां से क्या लगता है कि जो dB cos थीटा और dB cos थीटा है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। आपके पास रिजल्टेंट है वो कौन सा बचेगा, dB sin थीटा। क्लियर बच्चों। तो देखिएगा यहां से नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P कितना हो जाएगा, B इक्वल टू dB sin, ठीक है ना। B केवल dB नहीं बचेगा, dB sin phi। अब देखिएगा यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि सर इस डायरेक्शन में दो sin phi जा रहे हैं, dB sin phi और dB sin, यानी आपने 2 क्यों नहीं लिखा। देखो अगर आप 2 से करेंगे तो इस सर्किल को आप हाफ लेंगे, क्योंकि अगर आप सिंगल डीएल से करेंगे उसके लिए तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप दो अपोजिट डीएल के लिए लेंगे तो आपको सर्कमफेरेंस हाफ लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखिएगा यहां से अब अगर हम साइन की बात करें, देखिएगा अगर हम साइन फाई की बात करें इस ट्रायंगल से, यहां से परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया बेस, यानी साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी r अपॉन r। ये क्लियर। तो देखिए इस वाले इक्वेशन में हम किससे, इक्वेशन फर्स्ट और 3 से अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू dB कितना है, μ0 अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर। ये बच्चों dB की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, sin फाई कितना है r बाई r। क्लियर। यहां से हम कह सकते हैं B इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई IR अपॉन r क्यूब, और ये क्या बचा आपके पास, देखिएगा हम इस dl का इंटीग्रेशन करते हैं। इस dl का इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे हम dl हम एक dl के लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो जैसे हम इस dl को कंप्लीट लेके आएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, b इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई IR अपॉन r क्यूब इंटू 2 पाई r, क्योंकि रेडियस कितनी है, कैपिटल R है। क्लियर। तो यहां से देखिएगा 2 पाई से क्या हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से b इक्वल टू कितना हो गया, μ0 अपॉन 2 IR स्क्वायर अपॉन r क्यूब। क्लियर। अब देखिएगा अगर इस डायग्राम से हम देखते हैं ये जो r है इसको हम कितना लिख सकते हैं, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हम पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल कर सकते हैं इस वाले ट्रायंगल से। तो देखिएगा अगर मैं यहां पे लिखता हूं, इधर देखिएगा b इक्वल टू μ0 अपॉन 2 IR स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या होता है, किसी भी सर्कुलर लूप के एक्सिस के अलाउंग मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये वाली टर्म्स कहां से आई, यहां पर देखिएगा मैं इधर समझाता हूं। आर क्यूब है, यानी आर की बात करें तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर है यहां पर, क्लियर। या फिर आर इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं इसको, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब कितना होता है, पावर हाफ। इधर कितना है, आर क्यूब है, तो ये आर क्यूब जब हम उसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ये आपको याद रखना है। थैंक यू। अब देखिएगा एक चीज और आप बच्चों आपको ध्यान देनी है, ये नोट कर लेना, ठीक है। देखिएगा अगर हमने कल बात की थी किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना, अगर ये कोई सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, B = μ0/2 I/r, ये होता है। अगर यहां पर ये जो लूप है ये एक है, अगर इस तरह से काफी लूप है, मान लेते कि देयर आर n लूप, अगर लूप की संख्या ज्यादा हो जाती है, एक से ज्यादा होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी n टाइम इंक्रीज हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, n लूप के लिए μ0 I/2r, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, B = μ0 NI/2r। ये कब होता है, जब नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाती है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे सेंटर पे हो चाहे एक्सिस के ऊपर हो। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते हैं, जैसे अगर यहाँ पर 10 है, इस तरह से कितने हैं, 10, तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 10 टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। आज के लिए इतना ही, इसके न्यूमेरिकल करते रहना। थैंक यू।